नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके से संबंधित इन्फॉर्मेशन को करंट अफेयर्स के साथ ही साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी लगती है और पर्सनली मैं भी इसे फॉलो करता हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स में जो मुद्दा चल रहा है उसी के साथ ही वहाँ का स्टैटिक जीके उसी समय तैयार कर लेना एक तरह से पेपर के समय काफ़ी राहत देता है। हमारा रिवीजन होता रहता है स्टैटिक जीके का भी साथ ही साथ। तो चलिए इसी कड़ी में आज हम लोग देखते हैं जापानी सैन्य निवेश योजना से संबंधित करंट अफेयर्स, और जो भी स्टैटिक जीके और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित हो सकेगा उसको भी हम लोग यहीं पर ही डिस्कस कर लेंगे। इसी कड़ी में अब हम लोग चलिए बात करते हैं जापानी सैन्य निवेश योजना की। इससे संबंधित आपको केवल इतना याद रखना है कि जापान अगले 5 वर्षों में 320 बिलियन डॉलर की सैन्य निवेश योजना पर काम कर रहा है, और ये अगले 5 सालों में अपने सैन्य को और सुदृढ़ करेगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश लाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर ये बताते चलें कि इस सैन्य निवेश योजना के साथ ही जापान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा सैन्य खर्चा करने के मामले में। अभी इस समय अमेरिका नंबर 1 पर है और चीन दूसरे नंबर पर है। विश्व युद्ध 2 के बाद से जापान का ये सबसे बड़ा सैन्य निर्णय है। और यहीं पर यह भी बता दें कि जापान का जो संविधान है उसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधिकारिक तौर पर सेना को मान्यता प्रदान करने से मना कर दिया है। वहाँ के संविधान में सेना को कम से कम शक्तियाँ दी गई हैं और सेना वहाँ पर केवल नाम मात्र की है जापान में। उसका कारण था क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी के विध्वंस के बाद जापानियों के अंदर युद्ध से इतना सहम गए थे वो कि उन्होंने अपने संविधान में ये प्रावधान किया कि जापान कभी भी न्यूक्लियर हथियारों और सैन्य गतिविधियों में संलिप्त नहीं होगा, इसीलिए हमें सेना की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ के संविधान निर्माताओं ने बहुत ही नाम मात्र की शक्तियाँ सेना को दी। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं, इनकी ज़रूरत कुछ और हो गई है और इन्होंने अगले 5 सालों में 320 बिलियन डॉलर के खर्चे को अनुमति देने की योजना बनाई है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अब ये जापान से संबंधित करंट अफेयर्स हो गया, तो इससे संबंधित हम कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी यहीं पर ही देख लेते हैं। ये आप मैप देख रहे हैं ईस्ट एशिया का। ईस्ट एशिया में जापान की अगर बात करें तो ये मुख्यतः 4 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। 4 द्वीप आपको यहाँ से याद रखने हैं जापान के, जिससे ये मिलकर बना है। इसका जो सबसे उत्तरी द्वीप है उसका नाम है होकाइडो, और उसके बाद फिर होन्शु द्वीप आता है। ये द्वीप सबसे बड़ा है और यहीं पर जापान की राजधानी टोक्यो भी अवस्थित है। इसके साउथ में शिकोकू द्वीप आता है, ये रहा, और फिर उसके भी दक्षिण में यहाँ पर एक द्वीप है क्यूशू। तो ये 4 द्वीप आपको याद रखने हैं जापान के। इन्हें यूपीपीसीएस ने एक बार अरेंज करने के लिए पूछा कि उत्तर से दक्षिण द्वीपों को अरेंज कीजिए, तो होकाइडो सबसे ऊपर हो जाएगा, फिर आएगा होन्शु, फिर आएगा शिकोकू और उसके बाद आएगा क्यूशू। इन 4 द्वीपों के अतिरिक्त जापान में 2 द्वीप समूह और हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला द्वीप समूह है इसके नॉर्थ में, यहाँ पर ये इन्हें कहा जाता है कुरील आइलैंड, कुरील द्वीप समूह। ये बिल्कुल सीधे चैन की आकार में छोटे छोटे द्वीपों की मालाएं हैं जो जापान के बिल्कुल उत्तर में अवस्थित हैं। और इन द्वीपों पर इस समय ये आप जो राज्य देख रहे हैं, देश देख रहे हैं, ये है रूस। रूस का प्रशासन है। सभी ये द्वीप जो हैं रूस के अंडर कंट्रोल में हैं, लेकिन जापान इनमें से कुछ देशों को अपना मानता है। यहाँ पर वो देश हैं, 4 द्वीप हैं मुख्यतः जिन्हें जापान अपना मानता है, लेकिन इस पूरे द्वीप समूह पर रसिया का प्रशासन है। रसिया के अंडर ये सारे द्वीप हैं। ये आपको याद रखना है कुरील द्वीप माला के संबंधित। इसके बाद एक द्वीप समूह जापान के दक्षिण में है, ये भी एकदम चैन आकार का ये है द्वीप समूह। जापान से लेकर ताइवान तक ये द्वीप फैले हुए हैं। इन द्वीपों को ryukyu द्वीप समूह कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं ryukyu द्वीप समूह। तो ये 2 द्वीप समूह हैं जो उत्तर में और दक्षिण में जापान के मुख्य भूभाग से फैले हुए हैं। इसे आप जापान की पूंछ और मूछ के रूप में याद कर सकते हैं। ये तो हो गया जापान, ये जापान की पूंछ हो गई ryukyu द्वीप समूह, और कुरील द्वीप समूह जापान की मूंछ हो गई। तो ये 2 टर्म से आप इसे ट्रिक भी कह लीजिए, इसके जरिए आप इन 2
द्वीप समूहों को याद रख सकते हैं। जो रुइकू द्वीप समूह है ये तो जापान के ही अंडर में है, लेकिन कुरिल जो आइलैंड है ये रसिया के अंडर में है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद ये तो द्वीप समूह हो गए, यहीं पर कुछ जलराशियों के बारे में भी देख लेते हैं जो जापान के आसपास हैं। तो सबसे पहले जापान के पूरब की अगर बात करें तो जापान के पूरब में ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है, ये आपको याद रखना है। और पश्चिम में अगर बात करें तो ये जापानी सागर इसे कहा जाता है। पहले इसे पूर्वी सागर भी कहा जाता था। वो इसलिए कहा जाता था, अगर आप यहाँ इस पर्सपेक्टिव से देखें, कोरिया में आप खड़े हैं और सागर को देख रहे हैं तो आप पूर्वी सागर कहेंगे, लेकिन अगर आप जापान में खड़े हैं और इन सागरों को देख रहे हैं तो ये पश्चिमी सागर हो जाएंगे ना। लेकिन अब इन्हें आधिकारिक तौर पर ज़्यादातर जापानी सागर के रूप में मान्यता दी जा चुकी है, तो आप इसे जापानी सागर के रूप में याद कर सकते हैं। इसके बाद जो ये दोनों द्वीप समूह हैं, ryukyu द्वीप समूह के पश्चिम में पूर्वी चाइना सागर है, ये आपको याद रखना है। और कुरिल द्वीप समूह जो है इसके पूरब में ओखोटक्स का सागर है, ओखोटक्स सागर है, ये आप याद रखिए। तो ये कुछ द्वीप समूह थे जो जापान के आसपास हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। अगर आप यहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी की बात करें तो हिरोशिमा यहाँ पर अवस्थित है होन्शु आइलैंड में एकदम दक्षिण में, और नागासाकी जो है वो क्यूशू द्वीप समूह में यहाँ अवस्थित है उत्तर में, क्यूशू के उत्तर में अवस्थित है हिरोशिमा और नागासाकी। तो ये जापान से संबंधित कुछ फैक्ट एंड फिगर हो गए जो आपको याद रखना है। अब आइए आगे चलते हैं। आगे हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, वो जो मैं आइलैंड बता रहा था इस फिगर में अच्छी तरह से आप ये देख सकते हैं, कुरिल आइलैंड है। कुरिल आइलैंड के ये 4 द्वीप हैं जिन्हें जापान कहता है ये हमारे हैं, लेकिन रूस कहता है ये हमारे हैं। इन आइलैंड्स का अगर आप नाम याद रख पाएँ तो अच्छी बात है। हबोमाई आइलैंड, सिकोटन आइलैंड, इटूरब आइलैंड और कुनासिर आइलैंड, ये 4 आइलैंड है। आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं कहाँ पे अवस्थित हैं, किस सागर में अवस्थित हैं, किन किन देशों के बीच में इन द्वीपों के लेकर विवाद है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ये उसी कुरिल आइलैंड का एनलार्ज मैप था, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नीचे ryukyu आइलैंड है उसका भी ये मैप यहाँ पे दिया गया है, उसी का एनलार्ज मैप है। तो इस ryukyu आइलैंड में एक आइलैंड है सेनकाकू आइलैंड, यहाँ पर जापान इसे सेनकाकू आइलैंड कहता है। ये आइलैंड भी 3-4 आइलैंड्स का समूह है। तो ये आइलैंड जो हैं ये जापान और चीन के बीच में विवाद के कारण हैं। इसके साथ साथ जो ताइवान है वो भी इन द्वीपों पर अपना दावा ठोकता है। तो ये कुछ द्वीप हैं जो विवाद में हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जापान ने ये निर्णय लिया है, क्योंकि उसके जो पड़ोसी देश हैं उससे इसके विवाद गहरे होते जा रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे इसके पड़ोसी देश देखें जापान के, तो बहुत ही एक खतरनाक देश है नॉर्थ कोरिया, जिसे आप उत्तरी कोरिया कहेंगे। तो उत्तर कोरिया इसके बगल में ही अवस्थित है। इसकी वजह से भी ये हमेशा जापान सशंकित रहता है कि कभी कोई मिसाइल यहाँ से चल के यहाँ ना आके गिर पड़े, एक बार दोबारा हमें हिरोशिमा नागासाकी जैसी घटना देखने को मिले। नागासाकी और ये जिस तरह से ध्वस्त हुए, जापान बुरी तरह से दहशत में था और अभी भी है उस घटना को लेकर। उसके साथ ही साथ चीन तो है ही मौजूद, इनके पश्चिम में इतना बड़ा देश जो कि हमेशा ताइवान पर कब्जे को लेकर धमकी देता रहता है। तो ये भी डर चीन जापान के अंदर है कि कहीं पर चीन ताइवान पर हमला ही ना कर दे और ये कब्जे में ले ले अपने। इसके कब्जे के साथ और भी परिस्थितियां जटिल हो जाएंगी। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जापान ने यह निर्णय लिया है कि वो अपने सैन्य निवेश को बढ़ाएगा। तो ये रहा जापानी सैन्य निवेश से संबंधित। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। HR केशव मूर्ति को आपको याद रखना है, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये गमका गायक थे, ये याद रखना है, और इन्हें पद्म श्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं। केशव मूर्ति का नाम आप याद रखना, किस चीज़ से संबंधित हैं, ये गायक हैं, गायन के क्षेत्र से संबंधित है। और क्या गाते थे, गमका गायकी के लिए ये पसंद थे। अब गमका की अगर बात करें तो गमका गीत के जरिए गीत को गा गा कर कहानी सुनाने की एक कला है, और ये कला कर्नाटक में काफ़ी फेमस है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिए। जो इसके गायक होते हैं उन्हें गमकी कहा जाता है। कोई कहानी सुनानी होती है तो वो कहानी गा गा के सुनाई जाती है, उसे ही गमका कहते हैं। तो ये गमका आप याद रखिएगा। किस राज्य से संबंधित है, कर्नाटक से संबंधित है, और उसके एक जाने माने गायक थे केशव मूर्ति जी, इनका हाल में निधन हो गया, इसीलिए ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो गए। उसके साथ साथ ये गमका भी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन दोनों पे भी बन सकता है, यूपी PCS या PSCs में तो सीधे सीधे इन पे क्वेश्चन बन सकता है कि केशव मूर्ति जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित है, ये क्वेश्चन PSCs का हो जाएगा। लेकिन UPSC जब भी क्वेश्चन पूछेगा इन पर कुछ नहीं पूछेगा, वो इनडायरेक्टली गमका पे पूछेगा कि अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा गमका
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसके बाद वो फैक्ट एंड फिगर दे देगा कि ये कर्नाटका की लोक संस्कृति है, गायक को गमकी कहा जाता है और इस क्षेत्र में इनका नाम दे देगा कि इनका बहुत योगदान रहा। तो आपको चुनने होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक हमारा रहा। इसके बाद यहाँ से हम कुछ और एक दो चीज़ें और देख लेते हैं कर्नाटक से, जो कि लोक संस्कृति से जुड़ा हो। तो आपको कुनीथा याद रखना है। कहीं भी अगर कुनीथा आ जाए कि कुनीथा का संबंध, कुनीथा नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो आपको कर्नाटक लगाना है। ये कुनीथा, बहुत सारे कुनीथा होते हैं, जैसे ये डोलू कुनीथा है, उसी तरह से बहुत सारे कुनीथा होते हैं। आपको केवल कुनीथा पर फोकस करना है। कुनीथा नृत्य कर्नाटक का है, ये ध्यान रखना है। और ये कुनीथा नृत्य कुरुबा जनजाति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे कुरुबा आपको याद रखनी है। उसके साथ ही साथ भूत कोला पूजा याद रखना है, कर्नाटक से संबंध है इसका। और यक्षगान का भी संबंध कर्नाटक से है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लोक के नाट्य कला है। जो उत्तर प्रदेश में नौटंकी होती है, जिस तरह से थिएटर होता है, उसी तरह से ये थिएटर है वहाँ पर। आप कह सकते हो कि नौटंकी को ही कर्नाटक में यक्षगान कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये नाटक इसमें खेले जाते हैं। तो यक्षगान यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस है। तो ये कुछ बातें हो गई कर्नाटक से रिलेटेड। अगले टॉपिक पे अगर आएँ तो पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली सुर्खियों में रहा। ये अमेरिका की रक्षा प्रणाली है और अमेरिका ने अभी हाल ही में इसे यूक्रेन को दिया है, देने का ऐलान किया है, इसलिए ये चर्चा में आई। पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली आपको याद रखना है। सतह से हवा में मार करने वाली ये प्रणाली है और कोई भी मिसाइल, रॉकेट, कुछ भी आपकी तरफ आ रहा है तो उसे ये हवा में ही नष्ट कर देगी। एयर डिफेंस सिस्टम है, ADS, एयर डिफेंस सिस्टम है। तो आपको याद रखना है पैट्रियट किसकी है, ये याद रखना है, और किसे अभी हाल ही में दिया गया है, तो ये याद रखने। दो क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है। अनुष्का शर्मा की अगर बात करें तो ये स्पोर्ट ब्रांड पूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं, इसलिए इन्हें याद रखना है। राष्ट्रीय किसान दिवस की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद एस्केप टनल T49 के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो एस्केप टनल T49 है, ये भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है, जो कि जम्मू और कश्मीर राज्य में अवस्थित है। लंबाई की अगर बात करें तो 12.89 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कश्मीर में जो परियोजना चल रही है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना, उसी का हिस्सा है। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। T49 टनल से संबंधित सबसे लंबी एस्केप टनल है। और बात जम्मू कश्मीर की हुई तो यहाँ से रिलेटेड कुछ फैक्ट एंड फिगर भी देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखिए, इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 31 अक्टूबर 2019 को दिया गया है। ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 2 राजधानियां हैं इसकी, गर्मी की और ठंडी की, श्रीनगर और जम्मू। जम्मू जो है नवंबर अप्रैल की है और श्रीनगर मई अक्टूबर के समय में, यानी गर्मियों की राजधानी है। जम्मू सर्दियों की राजधानी है। इसके बाद अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें तो मनोज सिन्हा यहाँ के गवर्नर हैं। संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें कि राज्यसभा और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो आपको 45 याद रखना है। 4 लोकसभा की और 5 राज्यसभा की सीटें हैं, ये आपको याद रखना है। यूपी PCS का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है। राज्य दे देगा, लोकसभा या राज्यसभा की सीटें दे देगा, आपस में मिलाना होता है कि कौन से राज्य में कितनी कितनी सीटें हैं। यूपी PCS का बहुत ही मनपसंद क्वेश्चन है, इसीलिए आप याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर 45, 4 का मतलब हो जाएगा राज्यसभा, 5 का मतलब हो जाएगा लोकसभा। राज्यसभा में हमेशा सीटें कम होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं देश के पहले और दुनिया के दूसरे इन्फेंट्री म्यूजियम से संबंधित। इसका अनावरण कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश के महू में किया गया है, जो कि इंदौर में अवस्थित है। इससे पहला जो इन्फेंट्री संग्रहालय बनाया गया था वो अमेरिका ने बनाया था, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो दुनिया का पहला अमेरिका में था और जो दूसरा बनाया गया है मऊ यानी इंदौर में, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज की। तो स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज किस प्रदेश के द्वारा बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश के द्वारा स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज बनाने की घोषणा की गई है और इसने अभी हाल ही में अमेरिका के ऑस्टिन विश्वविद्यालय से इससे संबंधित समझौता किया है। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।